राहुल, जी सर। आपने इन्फॉर्म के नॉटिकल से किए हैं आपने, है ना? कहाँ से किए हैं? सर मैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अंडर सर HIMT कॉलेज आता है, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, वहाँ से किया हूँ सर। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? सर चेन्नई में है सर। अच्छा, चेन्नई में है ना? आपने वर्क भी किया है ना, नेविगेशन ऑफिसर इन ऑयल टैंकर? जी सर, मैं टॉम शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड में सर 4 ईयर वर्क किया हूँ सर, थर्ड ऑफिसर की तरह सर। तो क्या था वर्क नेचर आपका वहाँ पे? सर मेन काम वहाँ सर नेविगेशन का होता है। तो हम लोग शिप को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे सेफली ले जाते हैं। और सर उसके अलावा वहाँ पे जितने भी लाइफ सेविंग अप्लायंसेज है उनका इंस्पेक्शन करना और पीपल को सिक्योर रखना, पीपल का लाइफ सेव करना, या फिर फायर फाइटिंग अप्लायंसेज उसका नॉलेज होना सर, क्योंकि शिप में सर कभी भी आग लगने का खतरा होता है ऑयल टैंकर में। तो उसके लिए फ्रिक्वेंटली ड्रिल्स कंडक्ट कराना, रेडी रहना, और साथ ही साथ सर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को चार्टर्स के साथ बात करना होता है या यूएस नेवी कोस्ट गार्ड के साथ बात करना होता है। तो सर काफी डाइवर्स जॉब था सर। हम्म, आप तो एक अच्छे पोस्ट पे थे, है ना? वहाँ भी अच्छे पोस्ट पे थे, फिर इधर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर आने का प्लान किस तरीके से किया आप? सर मैं जॉब जाने से पहले ही प्री डिसाइड कर रखा था कि मैं अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकूं। तो ये जॉब ने मुझे सर वो मौका दिया। और जब मैं अपने जीवन के उस पड़ाव में आ जाऊं कि मैं अपने फैमिली के साथ सेटल हूं, तो मैं लैंड जॉब पे शिफ्ट कर जाऊं सर। तो मेरा मुख्य कारण यही है सर कि मैं लैंड जॉब पे अब शिफ्ट करना चाहता हूं। जो आप पहले जॉब करते थे, क्या वो सिक्योर जॉब नहीं थी क्या? सर सिक्योर जॉब थी, लेकिन मैं 6 मंथ शिफ्ट पे मैं काम करता था, उसके बाद मैं घर आता था सर। तो मैं अगर फैमिली के साथ सेटल होना चाहूंगा तो अपने होने वाली वाइफ को या फिर अपने चिल्ड्रन को उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा था सर कि मैं इसमें अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग कर लूंगा और उसके बाद मैं सेटल होना चाहूंगा तो मैं लैंड पे आ जाऊंगा सर। ओके। आपने सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर। रितेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपकी आवाज, सर। हाँ, ज्योग्राफी जी से सर। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी बिहार में फ्लड की समस्या है ना? जी तो सर। आप बताइए, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑफिसर्स हैं, तो सरकार को कौन से 3 सुझाव देना चाहेंगे जो इसे बाढ़ की समस्या को रोका जा सके, क्योंकि ये तो हर साल की समस्या है। जी सर। सर सबसे पहला सुझाव ये होगा सर कि अभी हाल ही के दिनों में IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स के द्वारा स्टडी किया गया था कि जो कोसी रिवर है सर उसमें बहुत ज्यादा सिल्टेशन की मात्रा आती है, जो एक प्रमुख कारण है बाढ़ का। तो हमें डिसिल्टेशन टेक्निक अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण से हम लोग जो भी वहाँ पे सिल्टेज बहुत ज्यादा जो कैरी होकर आ रहे हैं उसको किसी और चीज में चैनलाइज कर सकते हैं सर, जैसे कि रोड के लिए बनाने में यूज किया जा सकता है, या कोई फीलिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर उसके सर जो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको बनाने में यूज किया जा सकता है सर। और जो इम्बैकमेंट पहले से कंस्ट्रक्ट हैं उनको सर और स्ट्रेंथन करने का जरूरत है। जैसे उसके लिए बिहार सरकार बीम्स करके एक स्कीम चलाती है सर, बैंक इम्बैकमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें सर जितने भी पहले से जो इम्बैकमेंट्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए सर। उसके अलावा सर प्रिवेंशन मेजर भी कर सकते हैं सर। और जैसे कि पहले ही से वेदर फोरकास्ट के साथ प्रेडिक्ट कर लेना कि कब कितनी वर्षा होने वाली है, या फिर सर जो इंटरनेशनल कंट्रीज है जैसे नेपाल है उनके साथ कम्युनिकेट करना प्रॉपरली कि कब किस बैरेज में कितने पानी है, कब वो छोड़ा जाएगा। और पीपल को इवेक्युएट कराने के लिए जो हमारा नेशनल NDRF की टीम है या फिर SDRF की टीम है वो प्रॉपरली उनको और ट्रेनिंग करना सर। कोसी नदी का जिक्र किया, कहाँ से निकलती है कोसी रिवर? सर कोसी रिवर सर गोसाई स्थान से निकलती है, उसका वहाँ पे नाम सप्तकोसी होता है सर। तो ये फिर सुपौल से सर बिहार में आती है सर। अच्छा, बिहार में एंटर करती है। वर्षा बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? अपने अभी रेन का जिक्र किया था, सबसे ज्यादा कहाँ होती है सर आर्थिक सर्वेक्षण वर्षा? 2023-24 के हिसाब से किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है सर।
मिनरल्स पे कुछ पूछा जाए तो नॉर्थ बिहार में देखा जाए तो बिहार के कम मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना? साउथ बिहार में जी ज़्यादा सर। पाए जाते हैं। क्या रीज़न है इसके जी। पीछे? सर इसका रीजन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है सर। जो साउथ बिहार है उसमें अगर हम साउथ ईस्ट की अगर चर्चा करें तो सर वहाँ पे धारवाड़ रॉक्स पाए जाते हैं। तो धारवाड़ रॉक्स में सर मेटेलिक मिनरल्स की प्रचुर मात्रा होती है, जैसे सर क्वार्टिजाइट हो गए। और अगर हम साउथ वेस्ट की अगर चर्चा करें, जैसे रोहतास और कैमूर है, वहाँ विंध्यान का सर एक्सटेंशन है, जिसके कारण से वहाँ लाइम की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होगी, तो वहाँ पायराइट्स पाए जाते हैं सर, लाइमस्टोन पाए जाते हैं। और नॉर्थ बिहार की बात करें सर, तो कुछ कुछ इलाकों में सर देखा जाता है गोल्ड भी पाया जाता है, जैसे पश्चिमी चंपारण है, लेकिन वहाँ मोस्टली सर टर्शियरी पीरियड और क्वाटिनरी पीरियड में बना है, तो वहाँ फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स है सर। पैराइट्स कहाँ पाया जाता है, जगह का लोकेशन? सर पायराइट रोहतास में पाया जाता है सर। रोहतास में। आई थिंक ये बिहार का एक ही मिनरल है जो पूरे भारत में बिहार में ही पाया जाता है, जी पैराइट। सर, 85% से ज्यादा बिहार में ही पाया जाता है ये पायराइट। सल्फर बनाने में काम होता है सर, और केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में प्रयोग किया जाता है पायराइट का। झारखंड जब अलग हुआ था तो कितने परसेंट मिनरल्स लगभग चले गए थे बिहार से? सर झारखंड जब अलग हुआ था तो 45% एरिया लेकर गया और मोर देन 80% रिसोर्सेज लेकर गया सर। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है भारत में। क्या लगता है कि ये कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, वन नेशन वन इलेक्शन? सर ये एक सेंसिटिव इश्यूज है, तो इस पे इसके फायदे भी हैं और कुछ कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने सर हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में सर एक कमेटी की गठन किया था, जिन्होंने रिकमेंड किया सर कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उसमें सर बहुत सारे फायदे भी बताया गया है, जैसे कि सर स्टेट का जो एक एक्सपेंडिचर है वो काफी रिड्यूस होगा। और सर जो एक लोकसभा इलेक्शन में बताया जा रहा था कि 40,000 50,000 करोड़ एवरेज खर्च होते हैं, तो उसमें भारी कटौती होगी, और इसके कारण से सर इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1.5% से बूस्ट हो सकता है। तो ये सब फायदे हैं सर, लेकिन इसके साथ ही में सर इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस हैं, जैसे रीजनल पार्टीज के जो इश्यूज होंगे वो सर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे नेशनल इश्यूज की जगह। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है सर, तो उस पर भी प्रभाव देगा ये। और सर इसमें इस चीज को लागू करने के लिए काफी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे सर, जैसे आर्टिकल नंबर 83, 85, 172, 174। इससे पहले कभी हुए थे क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत में? सर इससे पहले इसका नाम साइमल्टेनियस इलेक्शन था सर, 1951 से लेकर के 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही चल रहा था सर। अच्छा। सेकुलरिज्म की बात करें तो आज के मायने में जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, लगता है सेकुलरिज्म का मायने रह नहीं गया धर्मनिरपेक्षता का। क्या इस पे आपका तर्क होना चाहिए, बताइए? लगता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमको लगता है इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ज्यादा झुकाव है। सर ये कहना सर पूरी तरीके से सही नहीं होगा। कुछ कुछ फैक्शंस ऐसे दिखते हैं सर, लेकिन हमारी जो मौजूदा सरकार है वो पूरे वर्ग को लेकर चलती है सर। इसलिए हम उनका जो टैगलाइन भी है सर, विकसित भारत, इसमें सबका साथ सबका विश्वास है सर। तो जो हमारा जैसे हमारा प्रीएम्बल बोलता है सर कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री, तो इसमें सारे जितने भी रिलीजन्स है उनको प्रमोट किया जाता है, किसी को हार्म नहीं किया जा सकता है सर। तो एक ये बोलना कि सिर्फ एक हिंदू फोकस पे अगर ये पार्टी काम कर रही है तो सर ये उचित नहीं होगा मेरे मायने से सर। हमें लगता है जो संविधान में लिखा हुआ है वास्तविकता में कुछ ऐसा दिखता नहीं है ना? बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि लगता है वास्तविकता में दिखता नहीं है ना? उसमें भी कहा गया जी सर, कुछ अनटचेबिलिटी कुछ की बात कही गई, तो अभी भी इस संदर्भ में देखोगे तो होता ही है छुआछूत। जी सर, बट वो उसके लिए कानून बनाए गए हैं सर, और संविधान में उसको दर्जा देने से सर उसमें भारी कमी आई है सर। जो पहले 1950 या 1950 से पहले के दशक में जो होता था, आज इतना सर फ्रीली नहीं हो पाता, ओपनली नहीं हो पाता, ये बहुत कम है, और सर आने वाले समय में और धीरे से धीरे कमेगा ही सर। ओके, ठीक है सर। मैम, ओके, हेलो राहुल।
सो गुड आफ्टरनून रितेश मैम। सर से गुड आफ्टरनून। रितेश सर से आप बात कर रहे थे तो आपने अपने डिसीजन के बारे में बताया कि व्हाई यू वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स द बीपीएससी, क्योंकि आपकी फैमिली जी सेटलमेंट जो प्रायोरिटी है उसको आप फुलफिल कर सको। बट जी मैम। बीपीएससी में ये शिफ्ट करने के बाद अब जो भी पोस्ट पे आप सेलेक्ट होते हो तो ये गारंटी आपको जी नहीं मैम। मिलेगी कि वो सेटलमेंट जो आप एस्पायर कर रहे हो बीपीएससी के जॉब में वो आपको मिले, क्योंकि अभी कोई भी डे हॉलीडे नहीं है, संडे हॉलीडे नहीं है, यू विल बी ऑन मजिस्ट्रेट जी ड्यूटी, मैम। यू विल बी ऑन संडे ड्यूटी। तो जो आपकी जी मैम। एस्पिरेशन है कि आप ये चीज लेके बीपीएससी में जॉब लेना चाह रहे हो वो तो फुलफिल इधर भी नहीं होगा। सो व्हाट मैं अदर मोटिवेशन यू हैव कि आप आना चाहते हो बीपीएससी में, क्योंकि ये फैमिली सेटलमेंट वाला चीज यहाँ भी फुलफिल नहीं होने वाला है। मैं पहला चीज़ को पहले और क्लेरिफ़ाई करना चाहूँगा मैम, कि जो मैं फैमिली सेटलमेंट को लेकर बात कहा, क्योंकि मैं 6 मंथ्स बाहर रहता था, तो कोई अगर फैमिली में इमरजेंसी आ जाती है, तो मैं उसको अटेंड नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बाहर भी रहूँगा, कहीं और मेरी पोस्टिंग है, तो एटलीस्ट मैं 1 दिन, 2 दिन बाद या जब भी मुझे फ्री मिलेगा, काम से फ्री होऊँगा, तो मैं मैम अपने फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम दे पाऊँगा। और दूसरा कारण ये है मैम, क्योंकि ये बीपीएससी एक एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टीम्ड कमीशन है मैम, और इसमें जॉब डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैम मैं पीपल के काम आ सकूँगा, अपने बिहार के लोगों के लिए कार्य कर सकूँगा, तो वो एक सर्टिफिकेशन ऑफ जॉब भी काफ़ी होगा मैम। सो आप ऑयल टैंकर एज अ नेविगेशन ऑफिसर थे, पोस्टेड थे, विच इज लाइक वन जी ऑफ मैम। द वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट कि आप इतनी कम उम्र में पोस्टेड थे। सो तो ऑयल टैंकर्स में आपको देखा होगा कि इधर काफी अटैक्स हो रहे हैं सी रूट्स में। फॉर एग्जाम्पल इन द जी रेड मैम। सी में इंडियन ऑयल टैंकर को जी मैम। अटैक हुआ। आपको इसके बारे में जी मैम। कॉन्टेक्स्ट है तो प्लीज एक्सप्लेन कौन सा ऑयल टैंकर था, किसने अटैक किया था एंड क्या इशू था। मैम अभी यमेन में एक मैम ईरान का प्रॉक्सी है, जिसका नाम है हौथीज, हौथी रेबल्स के नाम से वो जाना जाता है। तो वो लोग जितने भी यूरोपियन वेसल्स हैं, उन पे अटैक कर रहे थे, और इसके लिए वो लोग ऑयल टैंकर्स को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी पहुँचाया जा सके और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए यूएस द्वारा लीड किया गया है एक ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, जिसमें वो लोग जितने भी सी गोइंग वेसल्स हैं, उनको मैम कॉन्वॉय के थ्रू या ट्रांजिट के थ्रू प्रोटेक्ट करके भेजा जा रहा है। वो टैंकर का नाम क्या था, जो ऑयल टैंकर था उसका नाम क्या था। मैम मैं जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 3-4 टैंकर थे, तो एक फ्रांस का ऑयल टैंकर था। मैं अभी नाम याद करने में एक इंडिया का था, रिकॉल नहीं कर एक पा रहा हूँ मैं। ओके ओके ऑलराइट। सॉरी ऑयल मैम, आई कुड टैंकर में नॉट। ओके इट्स ओके। ऑयल टैंकर में मेनली जो एक मेजर इशू देखा जाता है ऑयल स्पिल का देखा जाता है। तो ये जो जी ऑयल मैम। स्पिल होती है वो किस रीजन से होती है, क्योंकि आप एज ए नेविगेशन ऑफिसर हैं तो आपको ये ज्यादा क्लैरिटी होगी। प्लस इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम इसको ले सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर कि हम इस ऑयल स्पिल को प्रिवेंट कर सकें। मैम ऑयल स्पिलेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण, जो प्रमुख कारण है, वो कोलिजन ऑफ शिप्स हैं। जब 2 ऑयल टैंकर या एक ऑयल टैंकर या दूसरा कैटेगरी का शिप अगर कोलाइड करते हैं, तो हमारा हल ब्रीच हो जाता है, या डबल बॉटम टैंक्स में जो ऑयल रखे हुए हैं वो ब्रीच होकर के समुद्र में जा सकता है। और दूसरा है मैम कि अगर इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स है, अगर वो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि क्लीनिंग ऑपरेशन ऑफ टैंक, उसके दौरान अगर वो जो भी लिमिटेशंस है उसको अनुपालन नहीं किए, तो वो ऑयल को डिस्चार्ज कर देते हैं सी में। इसको रोकने के लिए जो हमारे लेवल पे जो किया जाता है मैम, तो हमारे लिए एक रेगुलेशन है इस गॉड का, और एक रेगुलेशन है मैम कि जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उनके ऑन बोर्ड हमारे पास ODME होता है, ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। उसके तहत जब भी हम लोग को ऑयल अगर डिस्चार्ज करना है सी में टैंक क्लीनिंग ऑपरेशन के दौरान, तो वो 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैम हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है शिप का, वो एटलीस्ट 30 लीटर्स पर नॉटिकल माइल होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग अगर 30 लीटर्स पर नॉटिकल माइल डिस्चार्ज करेंगे, तो एक विजुअल सीन नहीं बनाएगा ओशन के सरफेस पे, और ये एक्वेटिक मैरीन ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करेगा मैम। सो द मेजर कॉज है कि नेविगेशन रूट का जब कोलैप्स हो जाता है, तो ये जो आप लोग नेविगेशन रूट यूज करते होंगे तो इसके लिए भी कोई एक जी स्पेसिफिक मैम। आप
जी, तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक आपको गाइडलाइन मिली होगी कि आप इसी नेविगेशन रूट को फॉलो करेंगे एंड दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके टैंकर के साथ आप ये कैसे मैनेज करते हैं कि ताकि जो शिप्स हैं वो कोलाइड ना करे और ऑयल स्पिलेज की प्रॉब्लम ना हमें फेस करनी पड़े। मैम कोलिजन रोक अवॉइड करने के लिए हमारा एक गाइडलाइंस है जिसका नाम है कॉलरेक्स, कोलिजन रेगुलेशन। इसमें मैम बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे रूल 1, रूल 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोलिजन अवॉइडेंस करते हैं मैम, कि अगर कोई वेसल हमारे स्टारबोर्ड से आ रहा है तो उस टाइम हमें क्या एक्शन लेना है, कोई वेसल हमारे हेड ऑन से आ रहा है तो हमें क्या एक्शन लेना है, कोई वेसल आफ्ट से आ रहा है या पोर्ट से आ रहा है तो क्या एक्शन लेना है। और साथ ही साथ हम लोग जो भी कोस्टल अथॉरिटीज है उनके साथ टच में रहते हैं कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई कंटिजेंसी का टाइम आ जाता है, तो उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके जो अगर ऑयल स्पिलेज हो भी गया है तो उसको मिनिमाइज कर सकें और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें ऑयल बूम्स का इस्तेमाल करके या स्पॉन्जेस का इस्तेमाल करके। इसके लिए हमारी कंपनी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का यूज करती थी, जिसके तहत हर एक 24 डेज में हम लोग फ्रीक्वेंट ड्रिल्स कैरी आउट करते थे, ताकि अगर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन रियल में राइज हो सकता है तो जितने भी क्रू हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो पहले से ही रेडी रहें, कोई इमरजेंसी टाइम में पैनिक का सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं हो। ओके, ऑलराइट। कुछ फ्यूल टैंकर्स और शिप्स के नाम बताइए जो इंडिया यूज करती है। मैम मैं बस कंपनी का नाम मुझे पता है, शिप्स का नाम नहीं पता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कुछ कुछ ऑयल फ्रेट है मैम। नहीं नहीं, शिप्स का नाम बताइए, फॉर एग्जांपल आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस, कोई भी शिप्स के नाम बताइए जो ऑयल इंपोर्ट के लिए ही अलॉटेड है और वो वही करती हैं वो। सॉरी मैम, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। जैसा कि सर ने भी आपसे पूछा कि बिहार में फ्लड की अभी प्रॉब्लम चल रही है एंड यू नो कि जी मैम। अभी सितंबर का एंड हो रहा है एंड ये जो पीरियड होता है यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ मॉनसून्स होते हैं। फिर भी अभी यह जी देखा मैम। जा रहा है कि फ्लड इतनी रेनफॉल हो रही है कि फ्लड आ गई है। तो जहां अभी विड्रॉवल ऑफ मॉनसून होना चाहिए वहां अभी हमें फ्लड फेस करना हो रहा है। तो क्या रीजंस हैं कि अभी बिहार में हमें इतने इतने एडवर्स लेवल पे फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं? मैम एक कारण है कि बे ऑफ बंगाल में जो एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज होता है मैम, उसकी वीकेंड होने के कारण से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। इसी कारण से मैम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के पास जो मानसून का जो ट्रफ लाइन है वही सिचुएटेड है। इसी कारण से यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो चुका है मैम। इसी कारण से यहाँ पे काफी ज्यादा वर्षा हो रही है मैम, जो आमतौर से ज्यादा है। ओके। एंड आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, राइट? जी मैम। जी मैम। सो ज्योग्राफी में आपने पर्सपेक्टिव्स पढ़ा होगा। जी मैम। तो उसमें दो कॉन्सेप्ट थे, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। यस मैम। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको दोनों में से कौन से प्रिंसिपल हैं जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में, करंट कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा प्रोमिनेंट है और ज्यादा उसकी यूसेस है, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म? मैम अगर अगर मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन मानना अगर पूछ रही है तो मेरा मानना होगा कि पॉसिबिलिज्म का भी ज्यादा रिलेवेंस है, क्योंकि डिटर्मिनिज्म में मैम जो मैन है उसको पैसिव एजेंट के रूप में दर्शाया गया है, और जो नेचर है वही डिफाइन करता है मैन के हैबिटेट स्टाइल को, लाइफस्टाइल को। जैसे जो इनके फाउंडर थे मैम, कार्टजेल या फिर हटिंगटन या फिर एलन सिंपल, इन्होंने नेचर को एज ए डोमिनेटिंग फैक्टर बताया था। इन्होंने बताया था कि जो मैन है वो प्रोडक्ट है अर्थ का, मदर अर्थ का, और उनका बस वो डस्ट ऑफ डस्ट है। लेकिन जो पॉसिबिलिज्म है मैम, जैसे विडाल डी लाब्लास की बात करें या फिर लुसियन फेवरे की बात करें, तो इन्होंने बताया था कि देयर आर नो नेसेसिटीज बट ओनली पॉसिबिलिटीज। इसका ये मतलब है मैम कि बट जो अगर ह्यूमन अभी हम काइंड है। देखें, जैसे अगर अभी हम जी मैम। देखें कि बिहार सरकार हर साल कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही है फ्लड्स को रोकने के लिए। जी फ्लड मैम। एज अ नेचुरल सुपीरियोरिटी, एज अ नेचुरल डिजास्टर, ये इनएविटेबल हो गई, ये आती ही है। हम कितने भी स्टेप्स ले लें, हम एम्बैंकमेंट्स बना लें, हम आपने बीम जी का मैम। जिक्र किया, आपने किया कि सिल्टेशन को कम करनी चाहिए, बट देयर आर सम लिमिटेशन टू जी मैम। एवरीथिंग। और तब भी हम फ्लड को कंट्रोल जी नहीं मैम। कर पा रहे हैं और एवरी ईयर दिस विल गेटिंग एडवर्स। तो जो आपने पॉसिबिलिटीज की बात की, तो ये फ्लड के सिचुएशन जी में तो मैम। फिर डिटर्मिनिस्टिक एटीट्यूड हमें दिख रहा है यहाँ पे कि नेचर इज सुपीरियर एंड वी आर जस्ट अ पैसिव फोर्स।
मैम जितना लॉस एंड डैमेज पहले होता था फ्लड के कारण बिहार में, अब उसमें कमी आई है मैम। और इसके लिए बिहार सरकार अलग-अलग स्टेट के साथ भी जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं उनको शेयर कर रही है, या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज के जो भी वहाँ पे क्या अपनाया गया है नीति वगैरह, या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो बिहार सरकार यहाँ से मेंबर्स को सेंड कर रही है। जैसे कि स्पॉन्ज सिटी बनाने का चर्चा है मैम बिहार में, जिसके कारण से मैम बहुत ज्यादा हम लोग जो कॉन्क्रेटाइजेशन कर सकते हैं, कॉन्क्रेटाइजेशन होता है जिसके कारण से वाटर स्टोर नहीं कर पाती है सॉइल, वो सबको के लिए हम लोग ट्री का प्लांटेशन कर रहे हैं। तो मैम हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं, नेचर प्ले करता है मैम रोल, आपका कहना बिल्कुल सही है मैम, मैं उससे समर्थन भी करता हूँ। लेकिन जो इतना पहले होता था मैम उसमें काफी कमी आई है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बस देख रहे हैं कि बाढ़ आएगी, नुकसान करेगी और चली जाएगी, उसमें हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग लाइफ्स को बचा सकते थे वो बचा रहे हैं, और जितने लोगों को फिर से रिसेटल करवा सकते थे, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है मैम। ओके, थैंक यू। समीर सर। जी मैम। हेलो, हाय राहुल, आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून सर। जी सर। गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर आवाज। आवाज एम आई ऑडिबल? ओके यस यस। ओके ओके। यस सर। तो आपने बोला कि आपने बोला कि आप ऑलरेडी जॉब में थे, फिर बीपीएससी के जी लिए सर। आप स्विच करना चाहते हैं, राइट? इधर गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट? तो बीपीएससी के जी सर। फुल फॉर्म में एक आता है टर्म सर्विस, राइट? तो आप जी ये सर। बता सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है जॉब और सर्विस में? सर सर्विस का मतलब है कि जो ऐसा हम क्यों लोग नहीं बोला कार्य कर जाता है रहे हैं, कि हाँ, सर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो जो मासेज हैं, जो पीपल हैं, उनको एक सर्विस के रूप में दे रहे हैं। एज ए सर्वेंट हम लोग उनको ऑफर कर रहे हैं उनके बेहतरी के लिए। और सर जॉब में एक पार्टिकुलर टास्क होता है, उसको हम लोग बस कंप्लीट करते हैं। ओके। तो जैसे अगर जो मान लीजिए आप हाँ, काफ़ी हद तक सही है ये। तो मान लीजिए जैसे आप सर्विस जो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, राइट? अगर जो आप प्राइवेट जी सर। सेक्टर में भी देखें तो एक सर्विस सेक्टर नाम का चीज़ होता है, राइट? तो वहाँ भी तो आप सर्विस कर रहे हैं। जी सर। जी तो सर। मतलब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक, सर अगर जो बेसिक टर्म बोला जाए एकदम बेसिक डिफरेंस तो क्या होगा? सर इस सर्विस में सर हम लोग अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस करते हैं थ्रू सिविल सर्विसेज। और अगर जो हम्म। आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है सर, इकोनॉमी का, जिसमें हम लोग हाँ। अ, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं सर। तो उसमें भी चैनलाइज वे में हम लोग हेल्प, चैनलाइज वे में सर्विस नहीं दे रहे हैं, मतलब इसमें मैं बेहतर उत्तर देने में अभी असमर्थ हूँ सर, सॉरी। हाँ। आपने सही बोला, बस बेसिक अगर जो एकदम देखा जाए तो आपने जो पहले बोला था वो सही था। एक जो आपका इमोशनल जी सर। अटैचमेंट होता है, यहाँ पे जैसे आप जी जॉब सर। करते हो, तो जॉब इज बेसिकली कि यू आर गिवन ए टास्क, जो आपने बोला, पे आपको, यू आर गेटिंग पेड एंड यू डू इट एफिशिएंटली, राइट? और यहाँ जी सर्विस सर। जब प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आप सर्विस कर रहे हो, एक आपके मान लीजिए आप किसी कहीं पे भी पोस्टेड हो एज एसडीएम, डीएसपी, सब रजिस्ट्रार, और एनी फॉर दैट मैटर एनी ब्लॉक में कहीं भी पोस्टेड हो, तो आपके पास कोई आता है जी एक सर। अपने दर्द को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके, आप सर्व करते हो तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है आपका उनसे हमेशा के लिए। आप कभी भी जाओगे तो दे जी विल सर। रिमेंबर यू फॉर एवर। ये हुआ। उसके जी बाद सर। आपने वन देखा, आपने सब, रितेश सर ने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका स्टैंड क्या है? जी सर। तो आपने बोला कि कमेटी बनी है एंड उसके क्या क्या सजेशन हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपका स्टैंड क्या है। मैं वही क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पर मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ एम्फेसिस की, आपका स्टैंड क्या है? व्हाट्स योर ओपिनियन एंड व्हाट्स योर स्टैंड, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मेरा मेरा स्टैंड होगा सर कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, लेकिन जो भी रीजनल पार्टीज के जो कंसर्न्स हैं उनको भी अ, उनको भी सर दूर करना चाहिए, कि जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको सुन करके जितने भी उनकी कमी है उनको पूरा करना चाहिए सर। ओके, तो क्या क्या कंसर्न्स हैं उनके? सबसे पहला ये कंसर्न है सर कि जैसे कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो जो नेशनल पार्टीज हैं उनके जो जिस बात पे या जिस मुद्दा पे चुनाव हो रहा है तो वो भारी हो जाएंगे या हावी हो जाएंगे क्षेत्रीय मुद्दा पे सर। तो मेरा ये मानना होगा कि इसमें अगर जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, या फिर
जो भी चुनावी प्रचार करने के लिए जो राजनीतिक दलों को मौका दिया जाता है, उसमें एक प्राथमिकता दी जाए सर क्षेत्रीय पार्टी को, ताकि वो अपने जो उनका व्यू पॉइंट है, वो लोगों तक अच्छे से पहुँचा सकें और इससे उनका जो कंसर्न्स है, उनके जो इश्यूज़ हैं, वो डाइल्यूट नहीं हो नेशनल इश्यूज़ पे से। ओके, और इसके अलावा? और इसके अलावा सर देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो मोर देन अगर फेडरल को अगर अफेक्ट कर रहा है, फेडरल नेचर ऑफ इंडिया को, इसमें मोर देन 50% ऑफ द स्टेट के साथ रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये भी एक इश्यू नहीं, होगा ये तो सर। मतलब चलिए कि ये तो होना कि पास होने का इशू है ना, मतलब रेटिफिकेशन का इशू होगा जी सर। अमेंडमेंट का। मैं पूछना चाहूँ और क्या-क्या प्रॉब्लम है जी आपके सर। ओपिनियन में? और आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं उसका? जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम मैं ही बता देता हूँ कि मान लीजिए एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया, राइट? उसके जी बाद सर। कहीं पे गवर्नमेंट गिर गई। हो सकता है ना कि नो जी ट्रस्ट सर। मोशन पास हो जाए, लेकिन तो सर गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, हाँ, बोलिए। सर मैं उत्तर इसका देना चाहता हूँ। इसमें हाँ, रामनाथ कोविंद जी के कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, इसमें जो लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट था सर कि हम लोग बाई इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि अगर 2 साल पहले अगर किसी का अगर सरकार गिर चुकी है, तो जो नई सरकार बनेगी वो 2 साल के लिए ही बनेगी। तो फिर से वो सर सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कारण नहीं बताया था सर। ओके। और इसमें आपको नहीं लगता है कि फिर इसमें भी कॉस्ट ज़्यादा काफ़ी होगा, जो पहले से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ऑलरेडी जी फेस कर सर। रहे थे यही ना कि मल्टीपल इलेक्शन होते हैं। आपने एग्जांपल दिया था 40,000 से 50,000 करोड़, राइट? आपने बोला था जी अपने सर। स्टेटमेंट में इतना खर्च होता है इलेक्शन में। तो ये तो फिर भी होगा, हम जी बार-बार सर। इलेक्शन कराएँगे, मान लीजिए सरकार गिर गई, फिर से इलेक्शन करवाए, तब भी तो पैसा खर्च होगा ही। जी सर। इसमें आपको जी कुछ सर। अल्टरनेट मालूम है किसी देश में कैसा होता है? कुछ और अल्टरनेट? सर सर अभी मैं इस पे भी सोच नहीं पा रहा हूँ सर। ओके, मैं पढ़ लूँगा इसके बारे में सर। ठीक है। ओके, एक बार देखिएगा जर्मनी का मॉडल थोड़ा इस पे, ठीक है? ओके सर। थैंक हेलो? यू सर। हाँ, ओके। आपका जी सर, पोस्ट थैंक प्रेफ़रेंस यू। क्या है? हाँ, ओके, ओके। आपका सर पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? फर्स्ट इज बिहार पुलिस सर्विस, सेकंड इज हुँ, बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट एंड थर्ड इज जेल सुपरिटेंडेंट से। ओके। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स के काम क्या होते हैं? सर जैसे अगर बिहार पुलिस सर्विस की बात किया जाए, तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली रूप से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, इसकी है सर। और इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट की हुँ, बात की जाए सर, तो जो बिहार सरकार की सर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट है, बिहार लिक्वर प्रोहिबिशन एक्ट 2016, उसके अकॉर्डिंगली पूरी तरीके से टोटल लिक्वर बैन हो रहा है कि नहीं, अगर कोई लोग इसमें शामिल हैं तो उस पे उचित कार्रवाई हो रही है कि नहीं, ये सब मेंटेन करना है। और जेल सुपरिटेंडेंट में सर, जैसे अगर मैं जेल सुपरिटेंडेंट जाऊंगा तो मेरा मुख्य काम ये होगा कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। जो इनह्यूमन कंडीशन अगर है कहीं पे, जैसे कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है प्रिजनर्स को, तो वो सब चीज़ का मुहैया कराया जा सके। और जो भी विजिटर्स वगैरह हैं उनके लॉ को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और बेहतर किया जा सके। अच्छा, हमारे यहाँ जो जेल का कॉन्सेप्ट है, जो जेल बने हुए हैं, वो किस बेसिक प्रिंसिपल जी पे सर। काम करते हैं? उनका बेसिक काम क्या है जेल का? मतलब जेल क्यों सर है? रिफॉर्म सर जो हाँ, प्रिजनर हैं तो आपने उनमें वो सर मिस कर दिया ना। रिफॉर्म लाना। जी सर। हाँ, तो आपने वो मिस कर ताकि वो दिया ना फिर से पॉइंट की रिफॉर्म। जी सर, रिफॉर्मेशन लाकर ताकि एग्ज़ैक्टली, तो उनको फिर से मुख्य समाज धारा में रिसेटल कराया जा सके सर। हाँ, तो वो पॉइंट आपने मिस कर दिया जी था ना। सर। और जी सर। कुछ एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं जहाँ पे जेल में रिफॉर्म के लिए कुछ काम किया गया है? किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम्पल को आप जानते हैं या किसी पार्टिकुलर पर्सनैलिटी को आप जानते हैं तो? सर अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर जेल का, बट मैं एक पेपर में ही हाल ही में पढ़ा था कि जो बक्सर में एक जेल है वो ओपन जेल का कंसेप्ट है सर, जिसके तहत जो प्रिजनर्स हैं वो। ओपन जेल इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द जेल। ओपन जेल अलग होता है, जेल अलग होता है, दोनों चीज़ अलग होते हैं। जी सर। सर क्या इसके होता बारे है में अभी ओपन जेल मेरी का जानकारी कॉन्सेप्ट? का था। ओके, ठीक सर है। एक ओपन बार जेल देख में लेना सर। ओपन जेल, एक बार गो थ्रू कर लेना। और अगर जो एग्ज़ाम्पल इसमें नहीं पता है तो किरण बेदी तिहाड़ जेल में थी, राइट? तिहाड़ जेल की जी सुपरिटेंडेंट सर। थी, तो एक बार उनका देख लेना क्या काम की थी। उन्होंने योगा मेडिटेशन स्टार्ट किया था वहाँ पे, तो किस जी तरह सर। से उसका इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है?
या सर अभी ये बिहार एक बार सरकार देख बहुत लेना जगह कि क्या 6 दिन कर रही है सर, बिहार सरकार सर अभी हाँ, हाँ, बोलो। स्किल्स वगैरह इम्पार्ट करने का कार्य दे रही है सर, हाँ, जिसमें कि लोगों को एग्ज़ैक्टली तो म्यूजिक के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है सर। हाँ, हाँ। और एक और क्वेश्चन में तुमने आंसर देते समय कहीं पे बोला था कि हौथीज आर प्रॉक्सी ऑफ ईरान। मैं फिर से यही जी क्वेश्चन सर। पूछता हूँ, हु आर हौथीज? ये स्टेटमेंट बिल्कुल आप जो ये ऐसे नहीं बोल सकते हो ना, दे आर प्रॉक्सी ऑफ ईरान। आप किसी चीज को बता रहे हो कि अगर जो मैं पूछी पूछी कि हौथी रेबल्स कौन है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते जी वो सर। ईरान के प्रॉक्सी हैं। वो हैं कौन, कहाँ के हैं? सर हौथी रिबल सर यमन में है, जो सोकोत्रा हाँ, सोकोत्रा कोस्ट है सर उसके लॉन्ग है, तक और जो हाँ, हमारा रेड सी है सर उसके ईस्टर्न कोस्ट पे है सर। हाँ। तो उनका सर डिमांड क्या है इनका मतलब? सर इनका डिमांड है सर कि वो पैलेस्टीनियन को फ्री कराना चाहते हैं, और इसराइल को जो उनका मानना है कि इसराइल जो ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे इलीगल है, तो वो चाहते हैं सर कि पैलेस्टीनियन का जो लैंड है, स्टेट है, उसको फिर से रिस्टोर किया जा सके। उनका अपना यमन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है हौथी का? ये तो तुम बहुत ऐसे सर बोल दिए चल कि रहा एक है सर। ग्लोबल अगर जो हाँ, तो मेन वो हौथी जब बने, सिया जी सुन्नी सर। कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं वहां पे? है एक सर। बार देखना कि हौथी, हुआ हौथी, एक बीबीसी का आर्टिकल होगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पूरा हौथी यमन हौथी पे, ठीक है? एक बार सर्च करके पढ़ना इसके ओके बारे सर। में। ठीक ठीक है है। सर। और जी सर। तुमने बोला था कि अभी जैसे फ्लड व्लड की बात हो रही थी, फ्लड वाली, तो फॉरकास्टिंग को जी इम्प्रूव सर। करने ये सब का, तो रिसेंटली गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ काम किया है फ्लड फॉरकास्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए? यस सर, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है सर, उन्होंने मिशन मॉनसून लाया है सर, जिसके तहत वेदर फोरकास्टिंग को सर और भी ज्यादा स्ट्रेंथनाइज किया सकेगा, जिसके कारण से जो प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं उनमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ सकेगी सर। हाँ, हाँ, गुड। मिशन और कितने का है मतलब, कितने फंड का है वो? कितने कुछ है ना, सर मिलियन मैं डॉलर या कुछ का? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि हूँ। काफी काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना गवर्नमेंट का। जी सर। ओके। और मलक्कन डिलेमा क्या है? सर ये एक मरीन चोक पॉइंट है सर, हमारे हम्म, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में, जिसके कारण से ऐसा बोला जाता है कि जो चाइना का सर जो ऑयल टैंकर शिप है, जो ऑयल एक्सपोर्ट करवाती है, वो 80% ऑफ द ऑयल एक्सपोर्ट उसी के थ्रू कराती है। तो अगर कोई भी हाँ, एडवर्सरीज कंट्री का अगर कंट्रोल हो जाता है उस रीजन में, तो वो चाइना को कट ऑफ कर सकती है सर ऑयल से। ओके। तो तुमको क्या लगता है कि इंडिया को वेपनाइज करना चाहिए इसको? सर क्योंकि हमारे वेपनाइज वर्ड तो मैं जो यूज ईस्टर्न बॉर्डर है, ओके, जी सर। सर मैं जैसे हमारे वेपनाइज वर्ड नहीं ईस्टर्न यूज बॉर्डर करूंगा। पे, एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, जैसे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर पे वो हमेशा कुछ ना कुछ स्क्रिमिस होते रहता है, राइट? तो क्या हम जी सर। इसको एज ए बार्गेन टूल या कुछ यूज कर सकते हैं मेलकन डिलेमा को? सर हम लोग एज ए बार्गेन टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम हमें क्या करने की जरूरत है सर कि उन कंट्री के साथ मैरीटाइम एंगेजमेंट करने की जरूरत है। हम लोग उसके साथ कोई एक मिलिट्री कॉपरेशन कर सकते हैं, ताकि हम अपने नेवी शिप्स को या हमारा जो समर्सिबल मैरीन सबमरीन्स है उनको वहां पे रख सकें, ताकि हम भी जो चाइना का सर जो पॉलिसी रहा है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू इंडिया को पूरा इंसर्कल करने का, तो हम लोग जो हमारा डायमंड पॉलिसी ये भी इन्हांस हो सकेगा सर, कि ये मलाका डायलेमा को हम लोग अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सर, चाइना को काउंटर करने के लिए। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हमारा अल्टरनेट क्या है? सर डायमंड सर। इंडिया ने भी कुछ किया था ना? डायमंड। जी सर। क्या क्या क्या? सर इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के चारों ओर हम लोग डायमंड पॉलिसी कर रहे हैं, जिसके तहत जिबूती में हम लोग पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, ईरान में हम लोग पोर्ट का अ, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जी सर। उसका नाम क्या है? डायमंड तो नाम नहीं है, नाम क्या है? डायमंड नाम नहीं है ना? सर पूरा नाम डायमंड बताओ नेकलेस। पॉलिसी का। सर नेकलेस डायमंड ऑफ नेकलेस। डायमंड। जी हाँ, सर। नेकलेस ऑफ डायमंड्स है, हाँ, गुड। जी सर। और उसके थैंक यू अलावा सर। तुम ये बताओ कि हाँ, एक तुम बोले कि कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ, तो उसको भी रिजॉल्व करने का काम तुम, मतलब तुम्हारा जो वर्क डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट था, राइट? तो जी सर। इसमें एक मतलब
थोड़ा टाइम हो गया, मे बी एक काफी चर्चित केस रहा है, इटली मेरीन केस, ध्यान है कुछ? जिनको इटली के नो सर। मेरीन थे उनको इंडिया ने अपने यहाँ रखा था, फिर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट तक केस गया था ये। सर वो जी सर। अब मैं बोल सर, एक ये फिशिंग वेजल आ रहा था, दो अप्रोच कर रहा था, तो उन्होंने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन जो फिशिंग बोट था वो कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्स करने में असफल हो गया था। इस कारण से उन्होंने ऐसा समझा कि कोई अगर पायरेसी का इंसिडेंस हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने शूट आउट कर दिया था सर, किल कर दिया था, उसके लिए ऐसा हुआ था सर। तो इशू क्या हुआ था वो, मतलब अगर जो हाई वाटर में करते तो हाई सी में करते तब कोई इशू बनता? सर तो भी इशू बनता, लेकिन लोकल लॉज नहीं लगते, इंडिया के लॉज लागू नहीं होते। इंडिया का लॉज सर, जो हाँ, हमारा टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल हमारे बेसलाइन से, उसमें ही सर लागू होंगे। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें इंडिया का लॉज लागू नहीं होगा, बस उसके लिए वहाँ का रिसोर्सेज हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। ईजेड कहाँ से कहाँ तक होता है? सर बेसलाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक सर। ओके। तो इसमें बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि इटली और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो था क्या? सर इनके इंडिया का लॉ कुछ में और जो इटली का लॉ था सर, इसमें कुछ कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी सर। तो किसका कानून माना जाएगा, इसको लेकर के भी कुछ विवाद हो रहा था सर। ओके, इट वाज बेसिकली कि ट्रायल इंडिया में होगा या इटली इटली में? में होगा सर। जी सर। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम चला रही है? जी सर, एक बिहार सरकार के सर भारत सरकार के सर एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत सर हम्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट किया जा रहा है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जा रहा है। हाल ही में सर अभी एक हम्म। वर्धमान पोर्ट की स्थापना की गई है, स्थापना करने की शुरुआत की गई है, जिसकी कुल लागत छिहत्तर नाम हजार दो बोलना सौ फिर से। करोड़ है सर। नाम क्या वधावन बोले पोर्ट फिर से? सर। हाँ हाँ, कहाँ पर है? वधावन पोर्ट सर। सर ये है कहाँ मुंबई पर में ये? है सर। तो मुंबई में सर। और कितने पोर्ट्स गवर्नमेंट बोल रही है कि बनाएगी? सर इसका पूरी जानकारी मुझे नहीं है, अभी वो 13th मेजर पोर्ट हो रहा है सर। बोला जा रहा है कि हम लोग हम्म। मोर देन 100 पोर्ट्स बनाने वाले हैं, मॉडर्नाइज पोर्ट। अभी हाल ही में सर अडानी के द्वारा भी और पोर्ट बनाया गया है केरला में। ओके। और डीप सी पोर्ट क्या होता है? सर डीप सी पोर्ट्स उन्हें बोलते हैं जिनका सर जो अंडरग्राउंड अंडर वाटर लेवल है सर, वो काफी हाई होता है, मोर देन 20 मीटर्स होता है। इसके कारण से जितने भी बड़े वेजल्स हैं, स्पेशली यूएलसीसी लाइक अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, या वीएलसीसी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, या 20,000 टीयू वाले जो कंटेनर शिप्स हैं, वो अलोंग साइड आ सकते हैं बर्थ में। हम्म। जिसके कारण से सर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफी कम ही हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा बड़े पोर्ट आने के कारण से जो हम लोग फीडर वेजल का प्रयोग करते थे, जिसके कारण से हमारा फ्रेट रेट काफी बढ़ जाता था, उसमें काफी कमी होगी सर। गुड। और ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? सर ट्रांसशिपमेंट उसे बोलते हैं सर, जैसे कि कोई पोर्ट है सर, जिसका जो अलाउेबल ड्राफ्ट है वो काफी कम है, तो वहाँ कोई बड़ा वेसल अलोंग साइड पे नहीं आ सकता है। तो जो बड़े वेसल हम्म। होते हैं सर, वो डीप सी में ही रहते हैं, और हम लोग शिप टू सी सर ट्रांसफर कर लेते हैं। एसटीएस ऑपरेशन उन्हें बोलते हैं। तो जो बड़ा वेसल होता है सर, उसे मदर वेसल बोलते हैं, और जो छोटा वेसल ओके। फिर वापस पोर्ट पे अपने सामान को लेते आएगा, उसको फीडर वेसल बोलते हैं। ये सर अच्छा, ट्रांसशिपमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर कहीं पे जी सर। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनाने की बात की है? जी सर। सर कहाँ एक पर? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सर अभी हाल ही में जो विंझिंजम पोर्ट है सर केरला में, जो अडानी जी के द्वारा बनाया हाँ, गया है सर, वो भी एक वो तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पहले है। से थी। जी सर। हाँ, वो तो पुराना है। जो अभी सागरमाला के अंदर गवर्नमेंट बोल रही है जो नया 14 पोर्ट डेवलप कर रही है, उसमें और कहीं बना रही है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर अभी मैं अंडमान में रिकॉल कहीं नहीं कर पा बनाने की रहा बात कर रही है। हूँ। जी अंडमान में सर। बनाने की बात सर कर रही अंडमान है। में और जी सर, हाँ अंडमान का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है, उसी के तहत सर यहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा सर। जो पोर्ट ब्लेयर है उसका भी नाम हाँ चेंज कर दिया गया सर, विजयपुरम पोर्ट, उसी को डेवलप हाँ, किया वो जाएगा सर। उसके बाद बताओ तुम्हारा हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है और जिमिंग है सर। ओके। तो जिमिंग में क्या करते हो?
सर जिमिंग में मोस्टली पावर मैं लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ये कार्ड सब जिमिंग में ही आता है। सर वो पावर लिफ्टिंग जिमिंग में आता है। मैं मोस्टली सर कंपाउंड एक्सरसाइजेस करता हूँ ताकि मेरे एक या एक से ज्यादा मसल्स में हिट कर पाऊँ, तो मैं उस पे ज्यादा पावर फोकस लिफ्टिंग और करता वेट हूँ। लिफ्टिंग में डिफरेंस क्या है, ये बताना। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में डिफरेंस क्या है? सर जो जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, पावर लिफ्टिंग में सर बस एक बार बारबल को उठाने की जरूरत है, तो उसके लिए सर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है काफी हेवी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या एक्सरसाइज करेंगे सर। और जो वेट लिफ्टिंग है सर, वो छोटे वेट भी, मीडियम वेट्स भी, हेवी वेट्स सब इसमें आ जाएगा। तो जो पावर लिफ्टिंग के कारण से सर पावर इनहांस होता है हमारा, और वेट लिफ्टिंग के कारण से सर हमारा इंड्योरेंस लेवल, स्टेमिना लेवल, ये सब भी इंक्रीज होगा सर। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन भी होता है ना, जैसे तुम देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक सर बार वो एक देखना दोनों में डिफरेंस क्या है, जी दोनों सर। अलग चीज होते हैं थोड़े। ठीक है, वो अलग चीज होते हैं दोनों। जी तो एक बार देख लेना, अगर दोनों में आप उस डिफरेंस सेंस में, सर मैं जिमिंग के सेंस में बता रहा था। नहीं, आप दोनों आप एक जो बोल रहे हैं सर स्पोर्ट्स है एक। ना, जैसे ओलंपिक में। हाँ हाँ, जी सर। बोलो बोलो। अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया सर, मैं इसके उत्तर फिर से दे सकता हूँ सर। हाँ हाँ, सर जो वेट लिफ्टिंग है सर, उसमें जैसे दो तकनीक होती है सर, जैसे कि क्लीन एंड जर्क। तो उसमें हम लोग ओवर द हेड हम्म, लिफ्ट करते हैं सर। और लेकिन जो पावर लिफ्टिंग है सर, हाँ। उसमें सर बेंच प्रेस आता है या फिर नॉर्मली डेड लिफ्ट आता है। पावर लिफ्टिंग में कितने चीज आते हैं? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। पावर लिफ्टिंग में 3 होते हैं। एक डेडलिफ्ट होता है, एक बेंच प्रेस होता है, जी सर। और एक जी सर। बैक वाला होता है जो पीछे रख के करते हैं, उसका नाम एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, वो एक बार देख लेना। जी सर। हाँ, चलो, ओवरऑल इट वाज गुड मेरे एंड से। तो अब आप लोग अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, यस राहुल, ओवरऑल योर इंटरव्यू वाज जी गुड मैम। एंड समीर सर ने आपको बहुत ग्रिल करने की कोशिश की, बट आपकी जो नॉलेज बेस है वो काफी अच्छी है। एंड जस्ट फ्यू सजेशंस फॉर मी कि कोई भी क्वेश्चंस आपसे यस पूछा मैम। जाए तो क्रिस्प एंड क्रॉस रखा करिए, बहुत डिटेलिंग में नहीं बताना है। अगर आपसे जी वो मैम। ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हैं तो वो खुद आपसे पूछेंगे। आपको आपने जो अपने ओके मैम। नेविगेशन एंड ग्रेजुएशन में नॉटिकल साइंसेस में जो पढ़ी हैं उनके कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक जी। कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। बस उतने बताइए ओके मैम। जितने से एक क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग बन जाए उनको। टू दी पॉइंट आंसर दीजिए एंड ज्यादा उसको लेंदी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी जो ओके मैम। कम्युनिकेशन है, जो पेस है, जिस पेस से आप बोलते हैं वो अच्छी है। एंड जैसे सर ने ही बताया कि जब आप हाउदीज के बारे में बता रहे थे, आपने एक नेशन का उनको प्रॉक्सी बता दिया। तो इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने से वंचित रहें और ये सब ना बोलें, ओके मैम। क्योंकि आप एक कंट्री के प्रॉक्सी रख रहे हैं, एक ट्राइबल एक टेररिस्ट ग्रुप को। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने से बचें, ठीक है। एंड एक बैलेंस अप्रोच ओके मैम। बताएं। और बाकी एक और बात है कि सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आप बीच में कट ना करें, उनको पहले कंप्लीट करने दें, फिर आप मैम, अपने जी। मैम उनका आवाज शायद मुझे लेट से आ रहा था, तो मैं पहले बोल दे रहा था, फिर उन्हें सुनाई दे रहा था। मैं कट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं इसका ध्यान अच्छा, रखूंगा मैम ऐसे। हाँ हाँ, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इधर से क्वेश्चन बोल रही हूँ तो आप 1-2 सेकंड का पॉज ले लें, देन उसके बाद आप बोलें, ताकि आपको उधर से भी होगा, आपको वो 1-2 सेकंड का जो पॉज में आप सोच भी सकेंगे कि मुझे किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। तो ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको नॉलेज अच्छा है, आप क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो काफी अलग सा है, डिफरेंट है, कन्वेंशनल बैकग्राउंड जैसा नहीं है। नॉटिकल साइंस है, आप जी मैम। नेविगेशन ऑफिसर्स रहे हैं, तो उससे तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। एंड प्लस प्लस आपकी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से फ्लड रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो बाकी नॉलेज बेस इज बेस्ट, गुड। उसके अलावा जो भी मैंने आपको सजेशंस दिए हैं उस पे बस थोड़ा बहुत आपको काम करना है। करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखिए, उस दिन का भी न्यूज़पेपर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो उससे डायरेक्ट पूछ ओके देते हैं मैम। कि उस दिन का सब हेडिंग बताइए। एंड बाकी रेस्ट इज गुड, ऑल द बेस्ट। रितेश सर। थैंक यू मैम। आवाज जा रही है म्यूट। मेरी? हाँ। यस। हाँ, मैम ने आपको हर एक चीज बताई। आप जॉब प्रोफाइल पे थोड़ा अच्छे से काम कर लें,
क्योंकि उस पे बहुत जी सारे सर। क्वेश्चन बनेंगे। फिर ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो क्लाइमेट पे, फ्लड पे ये सब देख ली, क्योंकि अभी हॉट मुद्दा है ना। बिहार में फ्लड जी की सर। समस्या आती रहती है, अभी करंट इशू है भी। तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। और समीर सर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, हमें भी लगा कि थोड़ा कट कर रहे हैं या फिर से बोल रहे हैं सर मैं दोबारा इसका आंसर दे सकता हूँ। इन चीजों से बचे, कोई बात सर नहीं, वो यदि नहीं आ रहा है या फिर दोबारा रिकॉल हो रहा है, जैसे कुछ चीजों ठीक है लेट से सुनाई दी होगी, लेकिन दोबारा आपको रिकॉल आ रहा था तो फिर कोई बात नहीं, आप उसको लेकर आगे बढ़े। कोई ऐसा नहीं कि दोबारा आप कट करके सर आगे बढ़ गए तो आंसर देना ही। इससे निगेटिव जी इम्पैक्ट सर। भी जा सकता है ना। ओके इन सर। चीजों से बचें। और बाद बाकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स पे काम कर ले जो मुद्दा में चलता है, ठीक है ना। तो ये जी सर। कर लें। समीर सर आगे बताइए, कुछ फीडबैक देना है। हाँ, मैं थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे बात करना चाहूंगा कि जैसे अब जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आप अपना देखिएगा, जी लेफ्ट सर। लेग आप मूव कर रहे थे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दैट शुड नॉट बी द जी सर। केस। आप इंटरव्यू में बैठे हो तो वो नहीं होना चाहिए। हैंड आपका फिक्स होना ओके सर। चाहिए, हैंड जेस्चर्स नहीं होने चाहिए, राइट। आपने जो टाई पहना है वो जी सर। प्रॉपर नहीं है। आप मॉक दे रहे हो पर जी काइंड सर। ऑफ मॉक भी दे रहे हो तो एक सीरियसली उसमें दीजिए कि दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू रिपीट, की हो सकता है वहां भी गर्मी लगे कुछ हो। तो ये हुआ एक पैर मूवमेंट। तो पैर मूवमेंट और हैंड जेस्चर ये नहीं करिएगा, ये अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। और ओके क्वेश्चन सर। में अगर जो नहीं आता है तो आप सीधा बोल दीजिए कि नहीं आता है, ठीक है। उसमें ओके कोई सर। इशू नहीं है। एंड बीटिंग अराउंड द बुश से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि देखिए टाइम बीपीएससी में तो बहुत कम टाइम होता है, राइट। तो आप अगर जो एक क्वेश्चन पे पाँच जी दो सर। मिनट भी खींच देते हो इधर उधर घुमा के, तो आपका ही टाइम कट हो रहा है ना। फिर आपसे अच्छे क्वेश्चन वो नहीं पूछ पाएंगे और आपको सही से वो इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ, जी तो सर। मेरा यही फीडबैक है। बाकी सब कुछ हाँ, बाकी सब कुछ अच्छा था। बस यही है कि टू द पॉइंट रहें, एकदम क्रिस्प एंड कॉन्साइज रहें। फिर उस पे अगर जो आपको आगे पूछा जाए तब आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, नहीं तो जितना पूछा गया है उतना ही बताइए बस। और थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा बस। बाकी काफी अच्छा रहा आपका, नॉलेज बेस अच्छा है, बाकी सब चीज अच्छा है।